हेलो एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 24 अप्रैल 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज हम डिस्कस करेंगे। जिस तरीके से लॉकडाउन पर अब काबू पाया जा रहा है, यानी कि जो डबल होने की ग्रोथ रेट थी वो 14 दिन से अब 3.5 दिन पर आ गई है। और केंद्रीय कर्मचारियों का डीए अब 1.5 साल तक के लिए रोक दिया गया है। तो इससे केंद्रीय कर्मचारी के जो वर्तमान में कर्मचारी हैं और जो पेंशनर्स हैं, इन पर किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा, उस न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। छठी से लेकर 8वीं तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा का माध्यम चुना गया है। इस न्यूज़ के साथ साथ हम जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति ने पूरा ठीकरा चीन पर मढ़ दिया है, उस सारी न्यूज़ को कवर करेंगे। इसी के साथ एडिटोरियल पेज, बिजनेस, स्पोर्ट्स, सभी पेजों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके साथ ही वीडियो के लास्ट में आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे। अगर आप चाहें तो उसे नोट कर सकते हैं या फिर उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी नेशनल न्यूज़ देख लेते हैं। हमारे लिए 5 नेशनल न्यूज़ हैं। पहली है, लॉकडाउन का असर काबू में कोरोना। पिछले 30 दिनों का लॉकडाउन कोरोना को फैलने से रोकने में कारगर रहा है। इस दौरान टेस्टिंग में 24 गुना बढ़ोतरी के बावजूद कोरोना के पॉजिटिव केसों में 16 गुना बढ़ोतरी देखने को मिली है। यही नहीं, इस दौरान कुल 78 जिले ऐसे भी सामने आए हैं जहां 14 दिनों में एक भी कोरोना का मरीज सामने नहीं आया है। 12 जिले ऐसे हैं जहां 28 दिनों में कोई केस नहीं आया है। इस तरह देश में कोरोना वायरस के ट्रांसमिशन में कटौती उसके प्रसार को न्यूनतम और उसके दोहरीकरण समय को बढ़ाने में सफल रहा है, जिससे भारत इस लड़ाई में दक्षिण कोरिया को छोड़कर कई विकसित देशों में काफी आगे खड़ा हो गया है। नेक्स्ट न्यूज है, सरकार में आरक्षण की चुनौतियों से निपटने की इच्छा शक्ति नहीं। ये स्टेटमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। निर्वाचित सरकार में आरक्षण के मौजूदा स्वरूप से उपजे चुनौतियों से निपटने की इच्छा शक्ति होना बहुत मुश्किल है। यही कारण है कि अब तक ना ही आरक्षण का लाभ उठा रहे वर्गों की सूची की समीक्षा हो पाई है और ना ही आरक्षण का प्रावधान खत्म हो पाया है। अविभाजित आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जनवरी 2000 में किए गए फैसले को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह तल्ख टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि आरक्षण के लिए पात्रता सूची की समीक्षा होनी चाहिए ताकि नीचे तक इसका लाभ पहुंच सके। जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ आंध्र प्रदेश सरकार के उस फैसले पर सुनवाई कर रही थी जिसमें राज्य सरकार ने आदिवासी इलाकों के स्कूलों में शिक्षकों के 100% पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित करने का प्रावधान किया था। संविधान पीठ ने इस कदम को मनमाना और संविधान के विरुद्ध मानते हुए निरस्त कर दिया। इस पीठ में जस्टिस अरुण मिश्रा के अलावा जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस विनीत सरन, जस्टिस M.R. शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस भी शामिल थे। अपने 152 पन्ने के फैसले में अदालत ने आरक्षण की व्यवस्था और सरकारों के रवैये पर तल्ख टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों संग हुए भेदभाव के कारण सत्ता में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट न्यूज है, केंद्रीय कर्मचारियों के डीए और पेंशनर्स की डीआर में बढ़ोतरी पर 1.5 साल तक रोक लगा दी गई है। कोरोना से जंग में वित्तीय इंतजाम के लिए सरकार ने 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते डीए यानी कि डीए और पेंशनर्स की महंगाई राहत यानी डीआर की वृद्धि पर रोक लगा दी है। इस दौरान कर्मियों व पेंशनर्स को मिलने वाली डीए में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं होगी। उन्हें किसी प्रकार के एरियर का भी भुगतान नहीं किया जाएगा। मार्च में सरकार ने इस साल जनवरी से केंद्रीय कर्मियों के डीए और पेंशनर्स के डीआर में 4% की बढ़ोतरी की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद डीए की दर 17% से बढ़कर 21% हो गई थी। सरकार के ताजा फैसले के बाद जनवरी से होने वाली बढ़ोतरी का भुगतान कर्मचारियों व पेंशनर्स को नहीं किया जाएगा। कर्मचारियों व पेंशनर्स को 17% की पुरानी दर से डीए का भुगतान जारी रहेगा। सरकार के इस फैसले से 1.13 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स प्रभावित होंगे। इनमें कर्मचारियों की संख्या 48 लाख और पेंशनर्स 65 लाख हैं। वित्त मंत्रालय के मुताबिक डीए बढ़ोतरी पर रोक के इस फैसले से सरकार को
37,530 करोड़ रुपए की बचत होगी। नेक्स्ट न्यूज है, छठी से 8वीं के बच्चों के लिए ई पाठशाला। लॉकडाउन के दौरान बच्चों की शिक्षा को प्रभावित होने से बचाने और उन्हें व्यस्त रखने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने उच्च प्राथमिकता शिक्षा यानी कक्षा 6 से 8 तक का वैकल्पिक एकेडमिक कैलेंडर जारी किया है। इस शिक्षा सत्र का मकसद बच्चों को रोचक तरीके से किताबों से परे जाकर सिखाना है। बच्चों को 4 भाषाओं में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत से संबंधित वैकल्पिक शिक्षा दी जाएगी। उन्हें ई पाठशाला में चैप्टर वार यानी कि विषय सामग्री ई लिंक के जरिए उपलब्ध कराई जाएगी। पढ़ाई की यह विषय सामग्री भारत सरकार के MROER और दीक्षा पोर्टल के पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये एक अच्छी पहल होगी, क्योंकि इस समय जितने भी स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, वो घर पर ही हैं और उनकी पढ़ाई वाकई में प्रभावित हो रही है। लेकिन ये एक तरीका है जिससे पढ़ाई को प्रभावित होने से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ है, महाराष्ट्र में एक दिन में आए 778 नए मामले। कोरोना संक्रमण के इलाज से गुरुवार का दिन महाराष्ट्र के लिए सबसे भयावह रहा। यहां पर एक दिन में 778 नए मामलों के साथ संक्रमितों की संख्या 6,427 पर पहुंच गई। राज्य में इस वायरस के कारण 14 और लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना के कारण जान गंवाने वालों की संख्या 283 पर पहुंच गई है। महाराष्ट्र के इस भयावह आंकड़े के साथ देश भर में कोरोना के 1658 नए मामले सामने आए हैं और संक्रमितों की कुल संख्या 22,951 और कुल मृतकों की संख्या 721 हो गई है। अब तक 4,700 लोग इस बीमारी से ठीक भी हुए हैं। गुजरात की हालत भी लगातार गंभीर होती जा रही है। 217 नए मरीजों के साथ यहां कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,624 पर पहुंच गया है। अकेले अहमदाबाद में ही 151 नए मामले सामने आए हैं। सूरत में 41 और बड़ोदरा में 7 नए संक्रमित मिले हैं। 9 और लोगों की मौत के साथ यह मृतकों की कुल संख्या 112 पर पहुंच गई है। तो ये नेशनल पेज की हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। और अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में हमारे लिए 3 न्यूज़ हैं। सबसे पहली न्यूज़ हम देख लेते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना को अमेरिका पर हमला बताया है। यहां पर होगा कोरोना एक साथ। महामारी से बंद पड़े अमेरिका में हालात सामान्य होने के प्रयास में जुटे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस को अपने देश पर हमला करार दिया है। उन्होंने इसके साथ ही बताया कि अमेरिका में नए मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। देश में कोरोना महामारी से अब तक करीब 48,000 लोग इससे दम तोड़ चुके हैं, जबकि 8.5 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बुधवार को पत्रकारों से नियमित बातचीत में कहा कि हम पर हमला हुआ है, यह कोई फ्लू नहीं है। कभी किसी ने इस तरह के हालात नहीं देखे हैं। ऐसा वर्ष 1917 में अंतिम बार हुआ था। उन्होंने यह जवाब उस सवाल पर दिया जिसमें महामारी की चपेट में आए लोगों और कारोबार की मदद के लिए सरकार की ओर से जारी किए गए हजारों अरब डॉलर के राहत पैकेज के चलते अमेरिका पर बढ़ रहे कर्ज के बारे में पूछा गया। ट्रंप ने बताया कि उनका प्रशासन वैश्विक महामारी की चपेट में आए लोगों और उद्योगों की मदद के लिए सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। मुझे हमेशा हर चीज के लिए चिंता रहती है। हमें इस समस्या से पार पाना ही होगा। दुनिया में हमारी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चीन से बेहतर किसी भी अन्य देश से बेहतर है। हमने इसे गत 3 वर्षों में खड़ा किया है और फिर अचानक एक दिन वे आए और हमें बंद करके चले गए। उनका साफ साफ इशारा चीन की तरफ था। इसमें एक छोटी सी न्यूज दी गई कि 26 नौसैनिक पोत वायरस की चपेट में। अमेरिकी नौसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 26 नौसैनिक पोत भी कोरोना संक्रमण की चपेट में है। देश के 14 अन्य पोत भी इस महामारी की चपेट में आए थे, लेकिन उनके चालक दल के सदस्य अब ठीक हो चुके हैं। नौसेना के पोतों की पहचान उजागर नहीं हो पाई है। अमेरिकी नौसेना में इस समय सक्रिय तौर पर 297 युद्धपोत हैं। बुधवार तक 3,580
अमेरिकी सैनिक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 800 से ज़्यादा मामले विमान वाहक युद्धपोत यूएसएस यानी कि थियोडोर रूजवेल्ट से जुड़े हैं। अब नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। वैसे भी अमेरिका में स्थिति बहुत भयावह अभी और होने वाली है, ऐसा खुद डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं। डब्ल्यूएचओ प्रमुख का इस्तीफा देने से इनकार। विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रमुख ने कहा है कि वह उम्मीद करते हैं कि उनकी संस्था के रोके गए फंड को अमेरिका जल्द जारी करेगा। उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार करते हुए कहा कि अमेरिकी सांसद के उनके बार बार इस्तीफा मांगने पर भी लोगों की जान बचाने के लिए वे दिन रात काम करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम ने कहा कि वह उम्मीद करते हैं कि अमेरिका मानता है कि इस वैश्विक महामारी के समय में दूसरों की मदद करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण संस्था है, बल्कि यह अमेरिका को भी सुरक्षित करने में कारगर है। उल्लेखनीय है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते घोषणा की थी कि वह स्थायी रूप से संयुक्त राष्ट्र की इस वैश्विक संस्था की अमेरिकी आर्थिक मदद रोक रहे हैं। ऐसा करते हुए उन्होंने डब्ल्यूएचओ पर आरोप लगाया था कि उन्होंने कोरोना महामारी को छिपाने में चीन का साथ दिया है। नेक्स्ट न्यूज़ है, ऑस्ट्रेलिया ने जांच में मांगी है मदद। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सभी सदस्य देशों को कोरोना वायरस की उत्पत्ति और इसके विस्तार की स्वतंत्र जांच की मांग का समर्थन करना चाहिए। यह बात ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कही है। चीन ने प्रतिक्रिया में इसे ऑस्ट्रेलिया का राजनीतिक रोष बताया है। कोरोना वायरस प्रकरण में चीन की संदिग्ध भूमिका का ऑस्ट्रेलिया कटु आलोचक है और प्रधानमंत्री मॉरिसन चाहते हैं कि उसकी बारीकी से जांच कराई जाए। इसके लिए वह विश्व के कई नेताओं से बात कर चुके हैं। वह विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका की भी जांच चाहते हैं। वह चीन के साथ ऑस्ट्रेलिया के संबंधों की परवाह किए बिना यह जांच करवाना चाहते हैं। उल्लेखनीय है कि चीन के वुहान शहर से पैदा हुए कोरोना वायरस से अभी तक 26 लाख से ज्यादा लोग बीमार पड़ चुके हैं और 1,80,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो ये इंटरनेशनल पेज की हमारे लिए 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। अब हम बिजनेस पेज पर आते हैं। बिजनेस पेज में हमारे लिए 5 न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है, लॉकडाउन के बीच खूब चल रहे हैं CSC ग्रामीण स्टोर्स। यहाँ पर स्टोर्स होगा। इस न्यूज़ में है, कोरोना वायरस की महामारी से बचने के लिए लागू देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान ही लोगों की सुविधा के लिए खोले गए CSC ग्रामीण स्टोर लोगों का चहेता बनने लगे हैं। मात्र 2 सप्ताह में ही ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन बिजनेस के इस मॉडल को गांव के लोगों ने हाथों हाथ लिया है। शहरों की तर्ज पर घर बैठे मोबाइल ऐप से जरूरत का सामान ऑर्डर कर मंगाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की सुविधा के लिए पहले से चल रहे कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC का विस्तार करते हुए इसमें ग्रामीण स्टोर्स का ऐप जोड़ दिया गया है। CSC के CEO DC त्यागी ने बताया कि पिछले एक पखवाड़े में 1500 से अधिक ग्रामीण स्टोर काम करने लगे हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश और झारखंड में इस ऐप आधारित ग्रामीण बिजनेस पर आश्चर्य जताते हुए प्रशंसा व्यक्त की है। इसकी शुरुआत तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से की गई थी, लेकिन लॉकडाउन के दौरान इसमें उत्तर प्रदेश, झारखंड और हिमाचल प्रदेश ने जबरदस्त उत्साह दिखाया। उन्नाव के हसनगंज कस्बे में CSC चलाने वाले ओम प्रकाश सिंह ने 11 दिन पहले ही ग्रामीण स्टोर के ऐप पर बिजनेस चालू किया। पहला ऑर्डर सब्जी का आया और हर आवश्यक वस्तु के साथ दवाएं भी पहुंचाने लगे। उनके यहाँ रोजाना 35 से 40 ऑर्डर हो रहे हैं। इनमें से 3 या 4 ऑर्डर में सैनिटरी पैड जरूर शामिल होता है। लॉकडाउन के दौरान वह इसे MRP से अधिक कीमत पर देते हैं। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में भवानीगढ़ रैंचा के सर्वेश कुमार अब तक 400 ऑर्डर पूरे कर चुके हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, फिच ने भारत का विकास दर अनुमान 1% से भी कम कर दिया है। दुनिया में कोरोना महामारी के कारण गहराया सामाजिक व आर्थिक प्रभाव पड़ रहा है। रेटिंग एजेंसी फिच के मुताबिक महामारी और उस कारण लागू लॉकडाउन के चलते
चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की विकास दर 1% से भी नीचे जा सकती है। फिच रेटिंग एजेंसी ने अपने ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक में कहा है कि पिछले साल के 4.9% की तुलना में इस वित्त वर्ष में मात्र 0.8% पर सिमट सकती है। हालांकि अच्छी बात यह है कि अगले वित्त वर्ष यानी 2021-22 में विकास दर पुनः 6.7% तक पहुंच सकती है। नेक्स्ट न्यूज है, लॉकडाउन की अवधि में कारोबार की राह में रोड़े बेशुमार। देश के सबसे बड़े उद्योग चैम्बर CII ने लॉकडाउन की अवधि में उत्पादन शुरू करने के लिए सरकार की तरफ से जारी निर्देशों में कई खामियां गिनाई हैं। CII की माने तो निर्देशों का कोई भी प्रावधान स्पष्ट नहीं है और अगर सरकार वाकई गंभीर है तो उसे दर्जनों बदलाव करने होंगे। सबसे बड़ी चिंता यह है कि कार्यस्थल पर कोरोना संक्रमण पाए जाने पर मालिकों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस पर तो खैर गृह मंत्रालय की ओर से स्पष्टीकरण आ गया है और बताया गया है कि कार्रवाई सिर्फ उसी दशा में होगी जब यह पाया जाएगा कि लापरवाही बरती गई है, वरना कोई कार्रवाई नहीं होगी। बहरहाल अभी कई मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए। CII ने यह स्पष्ट करने को कहा है कि काम किस जोन में होगा, साथ ही यह मांग भी की है कि प्रतिबंधित जोन में सुरक्षा उपायों के साथ कुछ नियमित काम धाम की इजाजत मिलनी चाहिए। CII ने यह भी कहा है कि जिन क्षेत्रों में काम शुरू करने की इजाजत दी गई है वहां सिर्फ ईमेल भेजने से मंजूरी मिलने की व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं, नियम व सुविधा में बदलाव तक SME उत्पादन के पक्ष में नहीं। लॉकडाउन के दौरान औद्योगिक उत्पादन के नियम बदले जाने तक छोटे और मझोले उद्योग उत्पादन के पक्ष में नहीं है। इन उद्यमियों ने साफ कहा है कि उन्हें उत्पादन शुरू करने की कोई जल्दी नहीं है। उद्यमियों ने लॉकडाउन के दौरान अपने कर्मचारियों की सैलरी देने के सरकारी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है। उद्यमियों की चिंता को देखते हुए उद्योग सचिव ने गुरुवार को औद्योगिक संगठनों के साथ बैठक की है। बैठक में औद्योगिक उत्पादन के नियमों में बदलाव का सुझाव मांगा गया है। फेडरेशन ऑफ इंडियन स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के महासचिव अनिल भारद्वाज कहते हैं कि लॉकडाउन के दौरान उत्पादन के लिए इतने कानून बनाए गए हैं कि उनका पालन नहीं हो सकता। हमने तो अपने उद्यमियों से कह दिया है कि अभी उत्पादन करने की जल्दी नहीं है। अब इसमें नेक्स्ट न्यूज है कि 1 वर्ष तक IBC में कोई नया मामला नहीं आएगा। लास्ट न्यूज है ये बिजनेस पेज की। केंद्र सरकार ने कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के एक अहम प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए बड़ा निर्णय लिया है। इसके तहत अगले 1 वर्ष तक किसी भी कंपनी के डिफॉल्ट मामले को इंसॉल्वेंसी एवं बैंक्रप्सी कोड यानी IBC के तहत दिवालिया प्रक्रिया के लिए नहीं भेजा जाएगा। कंपनियों के हित में लिए गए इस निर्णय से कंपनियों को 1 साल तक दिवालिया घोषित होने से राहत मिलेगी। सरकार कंपनियों के लिए राहत की भी तैयारी कर रही है। वह पैकेज एक मुश्त ना होकर इसे कई चरणों में दिया जा सकता है। सरकार कोरोना वायरस के चलते कितना नुकसान हुआ है इसकी भरपाई करने की कोशिश में लगी हुई है। सरकार ने इस कदम से उन कंपनियों को बेहद राहत मिलेगी जिन्हें कोरोना संकट के चलते लॉकडाउन के बाद भी कर्ज चुकाने में दिक्कत होगी। ये बिजनेस पेज की इंपॉर्टेंट न्यूज थी हमारे लिए। अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं। निर्णायक फैसलों का वक्त, असहाय होती जो अर्थव्यवस्था है उसमें कारोबारी समुदाय को किस तरीके से राहत दी जाए, इस पर लिखा गया है ये आर्टिकल। और ये आर्टिकल लिखा गया है दैनिक जागरण के संपादक तरुण गुप्त द्वारा। नेक्स्ट आर्टिकल है जीवन को नए ढंग से जीने का दौर। कोरोना वायरस के कारण जितने बदलाव इस समय आए हैं, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, कारोबार को लेकर हो, या फिर नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके लिए है, तो उसी पर लिखा गया है ये आर्टिकल। और ये आर्टिकल लिखा गया है दर्शन शास्त्री एवं शिक्षाविद गिरीश्वर मिश्र द्वारा। और तीसरा आर्टिकल है कारोबार की रफ्तार। लॉकडाउन की वजह से कारोबार पूरी तरीके से ठप है,
उससे भविष्य में क्या लाभ, क्या मतलब उसकी परिस्थितियां और बनेंगी, किस तरीके से उसे फिर से पुराने रास्ते पर लाया जाएगा, इस पर लिखा गया है ये आर्टिकल। तो हम अपने पहले आर्टिकल को देखते हैं, निर्णायक फैसले का वक्त। जैसे जैसे दुनिया में प्रलयकारी महामारी कोविड-19 का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे जीवन के साथ जीविका को बचाने की चर्चा भी आगे बढ़ रही है। इस लिहाज से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दूसरे मौद्रिक प्रोत्साहन को बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि समझदारी यही कहती है कि केंद्रीय बैंक के कदम किंचित मात्र ही हैं। इस मामले में गेंद वास्तव में सरकार के पाले में है और काफी समय से वहीं पे है। अब प्रश्न यह है कि सरकारी हस्तक्षेप का दायरा और स्वरूप कैसा होगा। जानकार इसे राजकोषीय प्रोत्साहन कहेंगे। हालांकि इसे तैयार करने का दायित्व तो अर्थशास्त्रियों पर है, लेकिन इसके बावजूद इसकी उम्मीद कम ही है कि कोई भी संसाधन पूर्णता के लिए होगा और वह सभी को स्वीकार्य होगा। एक बात पर सार्वभौमिक सहमति बनती दिख रही है और वह यह है कि कोरोना संकट पूरे समय को अकल्पनीय रूप देने में बनता जा रहा है। और देखिए, आरबीआई ने राहत पैकेज की घोषणा की है, वित्त मंत्रालय द्वारा भी राहत पैकेज की घोषणा की गई है, लेकिन जिस तरीके से कारोबार ठप है, नौकरियां गई हैं या कारोबारियों को नुकसान हो रहा है, उत्पादन कम हो रहा है, इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर जो असर पड़ेगा उसके लिए अभी और वित्तीय पैकेज आरबीआई द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा दिया जाना चाहिए। और इसमें इस तरीके के प्रयास किए भी जा रहे हैं और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले एक दो दिन में या एक सप्ताह के अंदर आरबीआई द्वारा किसी प्रकार का कोई पैकेज यानी कि फिर से घोषणा की जा सकती है। लेकिन अब इस बात में कितनी सच्चाई है, ये आने वाला समय बताएगा। आश्चर्य नहीं है कि चीन की इस निष्ठुरता ने यह बहस छेड़ दी है कि क्या अब वैश्विक व्यवस्था में बदलाव आने जा रहा है। क्या ड्रैगन की छवि पर आई आंच भारत के लिए अवसरों के नए द्वार खोलेगी। क्या विकसित देश वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर चीन की पकड़ कमजोर करेंगे। क्या भारत में इस कमी की भरपाई करने की क्षमता है। ईमानदारी से कहें तो क्या हम दशकों से ऐसी कल्पनाओं की खुमारी में नहीं डूबे हैं। बहरहाल, हम इतने भी अनभिज्ञ नहीं हैं जो यह भरोसा करके बैठ जाएं कि मात्र भावनात्मक आवेश ही चीन को गद्दी से उतारकर उसके स्थान पर हमें प्रतिस्थापित कर देगा। सरकार एक विकराल समस्या से जूझ रही है। हमारे पास भीमकाय राहत पैकेज देने के लिए विकसित देशों जितने संसाधन नहीं हैं। तदपि अपने उद्योग और कारोबार के संरक्षण की राज्य की मंशा अवश्य मुखरित होनी चाहिए। वंचित वर्गों के संरक्षण को लेकर दिख रही भावनाओं और उठाए जा रहे कदम प्रशंसनीय हैं। शिकायत यह है कि निजी उद्यमों के लिए ऐसे भाव का अभाव है। यदि हम चाहते हैं कि व्यापारी वर्ग लॉकडाउन अवधि में भी वेतन का भुगतान करे तो सरकार को भी उन्हें उसी के अनुरूप मदद देनी चाहिए। बैंक किस्तों में 3 महीने की मोहलत, आयकर रिटर्न के मामले में रियायती जरूरत हो तो है, लेकिन ये अपर्याप्त ही है। अपने बुनियादी ढांचे को चीन के बराबर पहुंचाने में हमें लंबा समय तय करना है। हमारी राज्य व्यवस्था की खींचतान और उसमें दबाव को देखते हुए भूमि श्रम नियमन, पूंजी बाजार कर कानून और न्यायिक स्थिरता का समाधान भी धीरे धीरे ही होना चाहिए। देखिए, कई बार ये बात उठ रही है इस समय कि यह बहुत बढ़िया मौका है जब हम चीन का स्थान, जो वैश्विक बाजार है उसमें हम चीन का स्थान ले सकते हैं, क्योंकि भारत पूरी तरीके से सक्षम है उस तरीके का उत्पादन करने में। लेकिन जितना कहना ये आसान है उतना आसान है नहीं, क्योंकि चीन ने जिस तरीके से विश्व व्यापार पर अपनी पकड़ बनाई है वो रातों रात नहीं हुआ है। उसने इसमें काफ़ी मेहनत करी है। अपने प्रोडक्ट्स को वो काफ़ी सस्ते दरों पर उपलब्ध कराता है, क्योंकि उसका उत्पादन ही वो इतना करता है और अच्छी गुणवत्ता का उत्पादन वह कम कीमत पर करता है। इसलिए ये एक बेहतर मौका चीन के लिए रहता था। अब भारत के पास इस मौके को भुनाने का पर्याप्त समय है, लेकिन शायद वो चीन की उस गद्दी तक पहुंचने में काफ़ी समय लेगा। और जितना, अगर अर्थशास्त्रियों की बात माने तो इसमें अभी काफ़ी समय लगेगा। अब हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं, जीवन को नए ढंग से जीने का दौर। कोरोना वायरस जनहित महामारी कोविड-19 के मानवता के अस्तित्व को झकझोरते हुए प्रगति पथ पर तेजी से चल रहे हैं।
मनुष्य को इस पर विचार करने को विवश कर दिया है कि आखिर उसकी विकास यात्रा कितनी सुगम है। इस आकस्मिक आपदा का मुकाबला करने के लिए कोई देश पूरी तरह तैयार नहीं था। आज सभी भविष्य को लेकर आशंकित हैं। इस अति संक्रामक और प्राणघातक विषाणु ने वैश्विक स्तर पर व्यापार व्यवसाय को बुरी तरह प्रभावित किया है। एक ओर इसने विभिन्न देशों के बीच के आर्थिक राजनीतिक समीकरणों को फिर से परिभाषित करने को विवश किया है, तो दूसरी ओर जीवन की लय को छिन्न भिन्न भी कर दिया है। चूंकि संक्रमित व्यक्ति के साथ किसी भी तरह संपर्क में आने वाला व्यक्ति दूसरे के लिए संक्रमण का वाहक बन जाता है, इसलिए संक्रमण का क्रम अवधि रूप में आगे बढ़ता जाता है। दुर्भाग्य से इस रोग को सर्दी, जुकाम और बुखार जैसे सामान्य लक्षणों के साथ इतना अधिक है कि इसका पता चलना भी सरल नहीं है। एक समस्या यह भी है कि लोग इसे प्रकट करने से भी बच रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से न्यूज़ में दिखा रहा है कि कोरोना वायरस अगर जिस तरीके किसी में ऐसे लक्षण आ भी जाते हैं, तो वो अपने आप को उजागर करने से डरता है। वो ये डरता है कि उसे क्वारंटीन होना पड़ेगा, 14 दिनों के लिए उसे बंद रहना पड़ेगा। मतलब कई प्रकार के, जिस तरीके से मुरादाबाद में पुलिस पर हमला हुआ, लोगों ने हमला किया, लेकिन बाद में वही लोग पॉजिटिव पाए गए, तो उनका इलाज चल रहा है। तो लोग अपने आप को इसमें छुपा रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको स्वयं आगे आकर इसमें जांच करानी चाहिए। अगर पॉजिटिव आता है तो इसका उपचार भी है, और मरने वालों से कहीं ज़्यादा संख्या ठीक होने वालों की है। ठीक होने वालों की संख्या 4,000 से भी ज़्यादा है। नागरिक जीवन के सामने उठने वाली बहुत सी समस्याओं के लिए सरकार की ओर से यथासंभव प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था लागू करना आसान नहीं है। कोरोना के खिलाफ मानवता को यह जंग अभूतपूर्व है। आज के युग में साप्ताहिक अवकाश या किसी खास प्रयोजन पर कुछ दिनों का अवकाश लेकर लोगों को घर पर रुकने का अभ्यास है। अन्यथा नौकरी व व्यवसाय के लिए तय समय पर घर से बाहर जाना और लौटना सामान्य दिनचर्या होती है। यह समय नए कौशल विकसित कर अपने को समृद्ध करने का भी है और अवसर भी दे रहा है। पर इसके लिए जरूरी है कि हम अपने जीवन को विकसित करने और धैर्य के साथ इस आपदा से लड़ने को तैयार रहें। एकांत अपनी क्षमताओं को पहचानने, कुछ नया सीखने और सृजनात्मक ढंग से कार्य करने का भी अवसर देता है। यह समझना जरूरी है कि यह समय एक भिन्न किस्म का समय है, ना कि खराब समय है। अब हम अपने तीसरे आर्टिकल पर आते हैं। तीसरा आर्टिकल है कारोबार की रफ्तार। लॉकडाउन के एक माह बाद संक्रमण परीक्षण की गति तेज किए जाने की तैयारी के साथ ऐसे आंकड़े कोरोना वायरस से उपजी महामारी कोविड-19 के खिलाफ जारी जंग में जीत की उम्मीद जगाते हैं कि बीते 14 दिनों में देश में करीब 80 जिले में ऐसे संक्रमण का कोई नया मामला नहीं मिला है। इसके बावजूद चैन की सांस नहीं ली जा सकती है, क्योंकि देश के कुछ हिस्से कोरोना मरीज की संख्या में बढ़ोतरी चिंता का सबब बनी हुई है। एक और जहां इस वृद्धि को थामने पर जोर देना होगा, वहीं दूसरी ओर इसकी भी परवाह करनी होगी कि जीविका के संसाधनों को गति कैसे मिले। केंद्र सरकार को इस पर तुरंत गौर करना होगा कि संक्रमण से अछूते इलाकों में कुछ शर्तों के साथ कारोबारी गतिविधियां शुरू करने की छूट दी जाए, और उसका कोई खास लाभ क्यों नहीं मिल रहा है, इस पर भी गौर किया जाना चाहिए। उद्योग व्यापार जगत ने यह पाया है कि लॉकडाउन में कारोबारी गतिविधियां शुरू करने के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उनमें से कई ऐसे हैं जिनका पालन करना संभव नहीं है। यह ठीक नहीं होगा कि गृह मंत्रालय ने उस दिशा निर्देशों को लेकर स्पष्टीकरण जारी कर दिया है जिसके तहत कहा गया था कि किसी कारोबारी परिसर में कोरोना का संक्रमण पाए जाने पर उसके मालिक के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन लगता नहीं है कि इससे बात बनने वाली है। स्पष्टीकरण के अनुसार कार्रवाई उसी दशा में होगी जब यह पाया जाएगा कि लापरवाही बरती गई है। आखिर इसका निर्धारण कैसे होगा कि कोई कोरोना संक्रमण किसकी लापरवाही से फैला है? यह मानना सही नहीं होगा कि कोई संक्रमित व्यक्ति जानबूझकर काम करने जाएगा। भूल और लापरवाह में फर्क किए जाने के साथ यह भी देखा जाना चाहिए कि कोरोना वायरस से फैल रही महामारी ऐसी है कि कोई भी उसकी चपेट में आ सकता है। तो ये एडिटोरियल पेज के हमारे लिए 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे, और अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा
स्पोर्ट्स पेज में हमारे लिए एक न्यूज़ है, T20 विश्व कप के लिए आपात योजना। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के मुख्य कार्यकारी ने दुनिया भर में खेल गतिविधियां रद्द करने वाली कोविड-19 महामारी को देखते हुए अपने भविष्य के दौरा कार्यक्रम में 2023 तक बदलाव करने पर गुरुवार को सर्वसम्मति से सहमति जता दी है। सीईसी बैठक टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई, जिसमें फैसला किया गया कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप और प्रस्तावित वनडे लीग के बारे में निर्णय बाद में लिया जा सकता है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की तर्ज पर वनडे लीग जून में शुरू होनी थी। आईसीसी ने कहा है कि इस पर सहमति बनी कि एफटीपी की 2023 तक समीक्षा करनी होगी और जितने भी क्रिकेट टूर्नामेंट स्थगित हुए हैं उन्हें फिर से आयोजित करने की हर संभव कोशिश की जाएगी। तो ये स्पोर्ट्स पेज की एक न्यूज़ थी। अब आज के पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, लॉकडाउन का असर, काबू में कोरोना। सरकार में आरक्षण की चुनौतियों से निपटने की इच्छा शक्ति नहीं है, यह बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए और पेंशनर्स की डीआर में बढ़ोतरी पर 1.5 साल तक के लिए रोक लगा दी गई है। 6ठी से 8वीं के बच्चों के लिए ई पाठशाला MHRD की पहल है। महाराष्ट्र में एक दिन में आए 778 नए मामले। फिच ने भारत का विकास दर अनुमान 0.8% बताया है। WHO प्रमुख का इस्तीफा देने से इनकार और मशहूर रंगकर्मी ऊषा गांगुली का निधन हो गया है। तो ये आज का यानी 24 अप्रैल 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।